चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं सम यूनिवर्सल लॉ से रिलेटेड। आज के इस लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी, पूरा सॉल्व करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट। अब चलिए हम बात करते हैं सम यूनिवर्सल लॉ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि चैट सेक्शन में आपको तुरंत लिखना होगा। जैसे मैं बोलूंगा तो आपको सॉल्व करके चैट सेक्शन का उपयोग करना होगा, क्यों तभी मजा आएगा और तभी आपको समझ में भी आने वाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है, फेज स्पेस में। देखो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड और इसके पिछले वाले चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चंस पिकअप कर लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा सब चैप्टर यदि आपको कंप्लीट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके एग्जाम में ओवरऑल आता है, इसलिए आप टोटल दिमाग में रखिए। और इसके बाद जैसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, तुरंत हम रिवीजन के साथ साथ आपका अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का क्या रहा है, बहुत ही ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको तो सभी को मालूम होगा कि फेज स्पेस मींस, फेज स्पेस मींस क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है सुपरपोजिशन ऑफ ऑल पोजीशन स्पेस, सेकंड ऑप्शन दे रहा है सुपरपोजिशन ऑफ ऑल मोमेंटम स्पेस, या फिर सुपरपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस एंड एम्प्टी स्पेस। सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, फटाफट से चैट सेक्शन का उपयोग करो सब लोग। जी हाँ, बहुत सही, काफी बच्चों ने ऑप्शन नंबर से लिखा। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो फेज स्पेस होता है वो सुपरपोजिशन होता है मोमेंटम स्पेस एंड पोजीशन स्पेस का, मतलब पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस को मिला करके फेज स्पेस बनता है। फेज स्पेस में 6 डायमेंशनल होता है ये, हम जानते हैं कि जैसे पोजीशन स्पेस को 3 डायमेंशन से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड मोमेंटम स्पेस को भी। ध्यान से समझिएगा, मतलब ये कहा जा रहा है कि आपको इधर सिस्टम लेते हो, मतलब 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स मूव ना कर रहे हो, एट रेस्ट पर हो, और दूसरा डायनेमिकल सिस्टम जिस पर मूव कर रहे हो। मान लो कोई सिस्टम है, इधर देखिए, जहां के पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, ये एट रेस्ट पर है, एट रेस्ट। और एक ऐसा सिस्टम है, मान लीजिए, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, मान लो वो मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये ठीक मूव कर रहे हैं, इनकी कुछ वेलोसिटी है। ये हमारा डायनेमिकल सिस्टम है, डायनेमिकल सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे होते थे। इधर क्या बताते हैं, पोजीशन, मतलब एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में कहीं पर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में बताई जा सकती है, एक्स वाई जेड। एंड इसकी मोमेंटम स्पेस की, किसी भी पार्टिकल की अगर पोजीशन बतानी हो, क्योंकि इसमें मोमेंटम होगा, क्यों? क्योंकि ये कुछ मास के होंगे एंड कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, P इक्वल टू mv, लीनियर मोमेंटम। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए px, py एंड pz की आवश्यकता पड़ती है। तो ओवरऑल दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके हमारा बना है फेज स्पेस। फेज स्पेस जो कि होता है मोमेंटम स्पेस प्लस पोजीशन स्पेस। आप सभी को पहले ही मालूम चल गया है, जो नए बच्चे अभी भी जुड़े हैं उनके लिए एक बार हम बता देना चाहेंगे। मतलब जो फेज स्पेस को आप डिराइव करते हैं, फेज स्पेस 6 डायमेंशनल होता है। फेज स्पेस हमारा 6 डायमेंशनल होता है, मतलब इसको किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को अगर दिखाना है फेज स्पेस में, तो उसे 6 डायमेंशन से दिखाया जाता है, एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। और इसके लिए आपको बता देना चाहेंगे, ये एक इमेजिनरी स्पेस होता है, कहीं पर वैलिड नहीं हो पाएगा। आप देखिए, डायमेंशन तो आप 3 ही बताते हो ना, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में। कोई भी प्लेन है एक्स वाई एंड इसके परपेंडिकुलर जेड, और तो होता ही नहीं 3 डायमेंशन, ये इसलिए इट इज ए इमेजिनरी स्पेस। फेज स्पेस क्या है, एक इमेजिनरी स्पेस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फेज स्पेस इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, सेट्स या फिर सेल्स। किस में डिवाइड किया जाता है? जो फेज स्पेस होता है वो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, सब स्पेस में डिवाइड किया जाता है, या फिर सेल्स में डिवाइड किया जाता है। फटाफट से सब लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे, सब लोग लिखो चैट सेक्शन में। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, काफी लोग इसमें कंफ्यूजन है। फेज स्पेस होता है सेल्स में डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
फेज स्पेस कभी भी सब ग्रुप में, सब सेल में नहीं डिवाइड किया जाएगा। फेज स्पेस ऑलवेज सेल में ही डिवाइड किया जाता है, ना तो ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, ना तो सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, वो हमेशा सेल में डिवाइड किया जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नंबर ऑफ सेल इन 2f डायमेंशनल फेज स्पेस इज। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहा जा रहा है, ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ सेल इन 2f डायमेंशनल फेज स्पेस, 2f डायमेंशनल फेज स्पेस में कितने नंबर ऑफ सेल होंगे, कितने नंबर ऑफ सेल आप लोग को मिल रहा है। आप फटाफट से चैट सेक्शन में लिखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2f, f, 6f या फिर 6 इंटीग्रेशन, 6 टाइम्स इंटीग्रेशन किया गया, dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz अपॉन h पावर f। आपको जब हम पढ़ा रहे थे फेज स्पेस तो वहां पर बताए थे कि जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं 2f डायमेंशनल फेज स्पेस में यही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। जो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है आपको वहां पर बताया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो नंबर ऑफ सेल्स निकलेंगे वो इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर ऐसे लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz अपान में h क्यूब। यही तो निकला था, आपको वहां पर बताया गया था, जिसको जिसको याद है यही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है कि एन इंसेम्बल इन इज ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम। कोई इंसेम्बल है, इंसेम्बल के जानते हो ना कि वो सिस्टम का कलेक्शन होता है, मतलब सिस्टम का कलेक्शन किसे कहते हैं, इंसेम्बल बोलते हैं। विच आर माइक्रोस्कोपिकली, जो कि माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, आइडेंटिकल एंड डिपेंडेंट, डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट, आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट, डिफरेंट और डिपेंडेंट। क्योंकि हम जानते हैं माइक्रोस्कोप के लिए कोई भी आइडेंटिकल सिस्टम, पहले आप लोग बताएंगे, सब लोग चैट सेक्शन में लिखो। आपके पास 10-15 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बहुत टाइम नहीं, इतने में तो सोच लोगे यार। आप लोग लिखिए, देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। 1-2 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लिखा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और बच्चे, यस काफी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लिखा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि कोई भी इंसेम्बल जो होता है माइक्रोस्कोप के लिए आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट होता है। वो डिपेंड किसी पे नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है, आइडेंटिकल होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। कोई भी कलेक्शन ऑफ सिस्टम जो कि आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट होगा वो हमारा इंसेम्बल कहलाता है। डिफिनीशन आपकी यही है, द कलेक्शन ऑफ सिस्टम या फिर द कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम इज नोन एज इंसेम्बल। डिफिनीशन यही कहती है कि इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल सिस्टम का कलेक्शन ही हमारा इंसेम्बल कहलाता है। तो जनरली सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट करा है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का इक्विलिब्रियम स्टेट में एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी आर जीरो। क्या एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी जीरो होती है? एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी आर मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम होती है? एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी आर मिनिमम, क्या मिनिमम होती है? या फिर प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, एंट्रोपी इज मिनिमम। ये तो ऑप्शन सॉल्व ही नहीं हो सकता। अगर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो एंट्रोपी भी मैक्सिमम होगी, फिर प्रोबेबिलिटी मिनिमम है तो एंट्रोपी भी मिनिमम होगी। दोनों में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का तो साइन होता नहीं, लास्ट वाला तो हो नहीं सकता। आप तीनों में से सोच के बताइए, फटाफट से चैट सेक्शन में लिखिए, चैट सेक्शन में लिखिए। यस, इक्विलिब्रियम स्टेट में मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया है, जब मैं पढ़ा रहा था फिर भी बताया था। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिए कंप्लीट लेक्चर, तभी इसको पढ़िए, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। जो प्रोबेबिलिटी होती है या फिर एंट्रोपी होती है वो मैक्सिमम होती है जब कोई सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होता है। जब कोई सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो एंट्रोपी मैक्सिमम होगी ही, क्योंकि एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो एंट्रोपी को मैक्सिमम होने। और हम सभी जानते हैं कोई भी सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है तो एंट्रोपी भी मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा बी। 6th क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बोल्ट्जमैन रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एस एंड प्रोबेबिलिटी ओमेगा इज।
बोल्ट्जमैन रिलेशन एंट्रोपी यस एंड प्रोबेबिलिटी ओमेगा इज, मतलब प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी में क्या रिलेशन है इसको तो सब लोग जानते हो। 6 नंबर बोला जा रहा है कि S बराबर K log ओमेगा, किसको किसको नहीं मालूम ये, या फिर इसे ऐसे लिखते हैं S बराबर K log ओमेगा को ऐसा भी लिखते हैं, ये रिलेशन है। इसको तो मैंने प्रूफ भी कराया है, आपको प्रूफ अगर चाहिए तो आई बटन में लिंक मिल रहा है कंप्लीट प्लेलिस्ट की, वहां पर जाकर देख लीजिए, प्रूफ हमने कराया है S बराबर K log ओमेगा। और इंपॉर्टेंट भी होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रूफ दैट S बराबर K log ओमेगा, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है और यही सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7, द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर सेम एज ऑफ, जो डायमेंशन होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आर सेम एज ऑफ, क्वेश्चन ऑप्शन दिया जा रहा है एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है फोर्स अपॉन टाइम या फोर्स टाइम इनवर्स, बातें की है, चाहे फोर्स अपॉन टाइम बोले चाहे फोर्स टाइम इनवर्स बोले, या फिर एनर्जी पर टाइम या फिर एनर्जी पर टेम्परेचर, कौन सा सही होगा। आप सभी को मैंने बताया जो डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, एनर्जी प्रति टेम्परेचर, यही तो होता है ना, एनर्जी प्रति टेम्परेचर। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन होता है वो एनर्जी प्रति टेम्परेचर के बराबर होता है, एनर्जी प्रति टेम्परेचर हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि बीटा के एंड टी आर रिलेटेड एज, जो बीटा होता है के एंड टी होता है ये तीनों रिलेटेड होते हैं, कैसे रिलेटेड होते हैं इसको बताना है। देखो इसमें बच्चों को बकाया गया है टी इक्वल टू के बीटा, टी के बीटा इक्वल टू 1, के इक्वल टू टी बीटा, बीटा इक्वल टू के टी, ये दिया गया है। बट बच्चे याद करके आए होते हैं, मतलब 8वें क्वेश्चन में अगर देखा जाए जो बच्चे याद किए रहते हैं कि बीटा इक्वल टू 1 अपॉन के टी, यही याद करके जाते हैं और यही बच्चों को याद भी होता है। लेकिन ये ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं गया, कहीं पर है ऑप्शन नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। बच्चे कंफ्यूज, ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करके चले आते हैं, के इक्वल टू बीटा टी लगा देते हैं या बीटा टी इक्वल टू के बीटा लगाते हैं। ये देखो ऑप्शन दिया गया टी इक्वल टू के बीटा, यही लगा के चले आते हैं। ऐसा मत करना, जो चीज याद की हो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की भी कोशिश करो। दिया क्या जा रहा है एक बार फिर से देखो, यही कहते हैं क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। इधर हो जाएगा बीटा के टी इक्वल टू 1, अब ऑप्शन मिला, अब ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टी के बीटा इक्वल टू 1, टी के बीटा इक्वल टू 1, अब ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज दैट मींस एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, मतलब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज दैट मीन एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कितनी होती है, ई आई इक्वल टू के टी, ई आई इक्वल टू हाफ के टी या फिर के टी स्क्वायर या फिर 3/2 के टी। फटाफट से सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, हाफ के टी होगा, के टी होगा, के टी स्क्वायर होगा या फिर 3/2 के टी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा फटाफट से लिखिए। काफी लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी एंड काफी लोग ऑप्शन नंबर डी, इसी में कंफ्यूज है। अरे क्यों कंफ्यूज है यार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हाफ के टी सब लोग जानते हो, ई आई इक्वल टू हाफ के टी, क्यों इसमें कंफ्यूजन की क्या बात। तो इधर हमारी वैल्यू आती है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा स्टर्लिंग फार्मूला ऑफ लार्ज नंबर एन इज, जिसको पता नहीं कितनी बार आप लोग पढ़ चुके हो, बोर हो चुके हो और किताब में बार बार दे दिया जाता है, इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। स्टर्लिंग फार्मूला जो होता है आपको बार बार बताया गया, लॉग फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन होता है। ऑप्शन देख लो, जो भी ऑप्शन नंबर हो उसी में मिला लो। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, एन लॉग एन माइनस एन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और आप देख भी पा रहे हैं काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दे दिया जाता है और बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्टर्लिंग फार्मूला किसी को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मॉलिक्यूल हैविंग एन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, कहा जा रहा है कि अगर कोई द वैल्यू ऑफ गामा फॉर ए मॉलिक्यूल हैविंग एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर किसी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम n है तो गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा की वैल्यू क्या होगी। यहां पर पूछा जा रहा है, फर्स्ट में दे रहा 1 + 2/n,
सेकेंड में दे रहा है 1 प्लस एन बाई टू, एंड थर्ड में दे रहा है एन प्लस 1 बाई टू, एंड फोर्थ दे रहा है माइनस 1 बाई टू। हमने आपको बताया क्या है, यह 11th क्वेश्चन में देख लेंगे, जो गामा की वैल्यू आती है गामा इक्वल टू एन प्लस 2 बाई एन, यही होती है गामा की वैल्यू। क्या आपने ऑप्शन दिया नहीं गया? अगर ऑप्शन नहीं दिया गया आप थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एन अपान एन प्लस 2 बाई एन मिले क्या, एन से एन कैंसिल 1 प्लस 2 बाई एन, मतलब गामा की वैल्यू कितनी मिली 1 प्लस 2 बाई एन, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि किसी भी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि एन है तो उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 2 बाई एन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि पार्टीशन फंक्शन इज जेड इक्वल टू, मतलब 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। पार्टीशन फंक्शन जेड की वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू के जी आई इंटू ई पावर माइनस बीटा ई आई होगा, या जी आई ई पावर बीटा ई आई होगा, आगे समेशन लगा देना, जी आई ई पावर बीटा ई आई प्लस 1 होगा, या फिर जी आई अपान ई की पावर बीटा ई आई माइनस 1 होगा। सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, मैंने कितनी बार जेड की वैल्यू आपको पार्टीशन फंक्शन की बता चुके हैं। हम बहुत बार बताएं आपको पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू, इवन मैं जब डेरिवेशन कर रहा था तो उधर बहुत यूज हुआ है पार्टीशन फंक्शन। एक अलग से सेपरेट टॉपिक है पार्टीशन फंक्शन का, आप सिंपल से याद कर लो। अगर वो वैल्यू नहीं देखी हो, सब लोग पहले चैट सेक्शन में लिखो। काफी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लिखा, बट कुछ बच्चे अभी कंफ्यूज हैं। इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि वो पढ़े नहीं एक तरफ से। आप पढ़िए, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मत भागिए। आपका भले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन डिटेल में जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब डिटेल में पढ़ लोगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप कर जाओगे। तो इधर क्या होगा, 12th का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि जो जेड होगा वो जी आई इंटू ई पावर माइनस बीटा ई आई के बराबर होगा। सभी जानते हो जेड जो होगा वो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू के जी आई इंटू ई पावर माइनस बीटा ई आई, इसी के बराबर होगा। ये सब लोग इस फार्मूला जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, द बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन इज, क्या है मतलब बोल्ट्जमैन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन है। अभी जस्ट पहले पढ़ के आए एस बराबर के लागू में गए, तो इसमें पढ़ना क्या है, थोड़ा सा उसमें चेंज करें। उसमें एस और के में पूछा गया था, इसमें बोल्ट्जमैन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी में पूछा गया ना। बोल्ट्जमैन एंट्रोपी यस एंड प्रोबेबिलिटी ओमेगा में क्या रिलेशन है, सब लोग जानते हो यस बराबर के लाग ओमेगा, यही है रिलेशन। अब मिला लो जो भी ऑप्शन हो। 13 का ऑप्शन है एस बराबर के लाग ओमेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब याद हो जाना चाहिए, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने आपको प्रूव कराया है। जैसे ही कहे बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेल क्या होते हैं, डिक्रीज लीनियरली विथ इंक्रीज एसोसिएटेड विद द सेल, या फिर डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सेल, या फिर इंक्रीज इसका मतलब एक्सपोनेंशियली मतलब तेजी से होता है, इंक्रीज लीनियरली विथ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सेल, या फिर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सेल। इसका मतलब सब लोग को पता होना चाहिए। जब हमने बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कराया था वहां पर बताया था। सब लोग चैट सेक्शन में लिखिए फटाफट से, एक बार चैट सेक्शन में लिखिए। नहीं पता कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, बच्चों को नहीं पता ये चीजें, नहीं पता कोई भी दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। आज सब कुछ मालूम हो जाएगा, डोंट वरी। आज सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बिना सॉल्व किया आप क्वेश्चन नहीं जाओगे, टोटल क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। यहां पर बताया जा रहा है, फिर से समझ लीजिए कि अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेल, मतलब हर एक सेल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं। ये याद रखिएगा, इसके अनुसार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं विथ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सेल। मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हमेशा याद रखिएगा। जो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इन पर सेल, सब सेल में जितने भी सेल हैं सभी सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होंगे विथ एनर्जी एसोसिएटेड विद द
सेल। याद हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 14th का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, नोट कर लीजिएगा। 15th क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिर से आ गया बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कि अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, लो एनर्जी सेल कंटेन मोर पार्टिकल या हाई एनर्जी सेल कंटेन मोर पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग जीरो एनर्जी इज ग्रेटर देन एनी अदर एनर्जी, या फिर जीरो एनर्जी मॉलिक्यूल आर जीरो। तो इसमें इसके अनुसार क्या बोला गया था, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये बोला गया था, हमने आपको बताया था कि लो एनर्जी सेल कंटेन मोर पार्टिकल। जो लो एनर्जी सेल होते हैं वो ज्यादा पार्टिकल को कंटेन करते हैं। ऐसा क्यों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में यह बताया गया था जो लो एनर्जी स्टेट होते हैं, लो एनर्जी सेल होते हैं, वो उसमें ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स पहले लो एनर्जी सेल में जाते हैं फिर उसके बाद हाई एनर्जी सेल में जाते हैं। पहले तो लो एनर्जी सेल में ही जाएंगे, जो बचे रहेंगे वो हाई एनर्जी सेल में चले जाते हैं। इसलिए आपको बताया गया कि अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो लो एनर्जी स्टेट में ज्यादा होंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि बीटा पैरामीटर इज, बीटा पैरामीटर होता क्या है, आपको ऑप्शन दे रहा है डेल ओमेगा पान डेल ई या डेल डेल ई ऑफ ओमेगा, इसे पढ़ते हैं डेल डेल ई ऑफ लॉग बेस ई ओमेगा, या फिर 1/e log e ओमेगा, या फिर नन ऑफ देम। तो आप सब लोग जानते हो, पहले चैट सेक्शन में सब लोग लिखो क्या होता है बीटा पैरामीटर, क्या होता है। सर नहीं पता, क्यों नहीं पता, आप एक तरफ से लेक्चर काहे नहीं देखते, देखा कीजिए तभी समझ में आएगा। बीटा पैरामीटर, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, काफी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बताए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जितने बच्चे पढ़ के आए सब लोग लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं बीटा पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है, डेल डेल ई ऑफ लॉग ओमेगा, लॉग बेस ई में ओमेगा, ये होता है। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट पर चलते हैं। ठीक, 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। मजा अब इधर आएगा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डाइएटॉमिक गैस के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, या फिर पॉलीएटॉमिक जिसे हम ट्राइएटॉमिक में आता है, पॉलीएटॉमिक के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। पहले इसके बारे में हम डिटेल समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है, आज हम फिर से बता रहे हैं मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक। चलिए शुरू करते हैं, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा। सो चलिए अब हम पढ़ते हैं मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक के बारे में, यही आने वाला है। इसके बारे में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाता है, या फिर कितने प्रकार से मोशन कर सकता है, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाएगा। मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक या फिर ट्राइएटॉमिक के लिए सीपी की वैल्यू, सीवी की वैल्यू, आप सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर पढ़े हो, पूछा जाता है वैल्यू, सीपी की वैल्यू, सीवी की वैल्यू, या फिर गामा की वैल्यू पूछी जाती है। गामा की वैल्यू आप निकालते हो सीपी अपान सीवी से। ठीक, तो आइए देखते हैं किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे मोनोएटॉमिक, मोनो एटॉमिक, फिर आप इधर डालेंगे डाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक, एंड इधर हम पढ़ेंगे पॉलीएटॉमिक, और पॉलीएटॉमिक में आप इधर ट्राइएटॉमिक ही पढ़ने वाले एक प्रकार से, ट्राइएटॉमिक, और नहीं पढ़ेंगे हम, और हमें जरूरत नहीं। मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक। ठीक, ट्राइएटॉमिक हमारा पॉलीएटॉमिक में आता है, जैसे एक वचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन पढ़ते हो ना, तो वैसे मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक जो बोला जाता है वो पॉलीएटॉमिक भी बोल दिया जाता है। मोनोएटॉमिक क्या होता है, मोनोएटॉमिक कोई भी एक एटम हो ऐसा, ये कोई मान लो एक एटम है, ये रहा मोनोएटॉमिक। अब ये किस प्रकार कितने एक्सिस पर मोशन कर सकता है, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अगर इसकी बात करें तो कोई भी ये तीनों एक्सिस पर मूव कर सकता है। ये देखो, कोई अगर यहां पर मोनोएटॉमिक रख दिया जाए, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये इधर भी मोशन कर सकता है, इधर भी मोशन कर सकता है, इधर भी मोशन कर सकता है। मतलब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, स्ट्रेट लाइन में कर सकता है नहीं। कोई भी
मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है और परपेंडिकुलर भी जा सकता है। नीचे जाएगा तो उसका जस्ट अपोजिट है, नेगेटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। समझ में आया? मतलब इसका जो ट्रांसलेटरी मोशन होगा, मतलब एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेटरी मोशन जो होगा वो 3 होगा। ट्रांसलेटरी मोशन इक्वल टू 3। क्या ये रोटेटरी मोशन करेगा? एक ही एटम है तो रोटेटरी मोशन कौन सा करेगा, किसके एक्सिस पे मूव करेगा? मतलब ये सिर्फ 3 ही मोशन कर सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, याद रखिएगा। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। अगर हम बात करें डाईएटॉमिक के लिए, कोई डाईएटॉमिक है, ये देखो ये रहा डाईएटॉमिक, ठीक। अगर हम बात कर ले यहीं पर डाईएटॉमिक की, डाईएटॉमिक किस प्रकार मूव कर सकता है? एक तो ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा ही करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा और ऐसे मूव करेगा। मतलब एक्स एक्सिस में भी जा सकता है ये आसानी से, वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता है एंड जेड एक्सिस में भी मूव कर सकता है। ये कर सकता है कि नहीं कर सकता? मतलब कोई भी डाईएटॉमिक है वो एक्स एक्सिस में मूव करेगा, वाई एक्सिस में मूव करेगा एंड जेड एक्सिस में मूव करेगा। मतलब इसका जो ट्रांसलेटरी मोशन होगा वो कितना होगा? ट्रांसलेटरी मोशन इक्वल टू 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, चाहे जितना भी एटॉमिक का ले लो, ट्राइटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पेंटाएटॉमिक, वो ट्रांसलेटरी मोशन 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, रोटेटरी मोशन 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, वाइब्रेशनल मोशन 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका भी 3 ही एक्सिस है। वो या तो एक्स एक्सिस के अलावा मूव करेगा, या तो वाई एक्सिस के अलावा मूव करेगा, तो जेड एक्सिस के अलावा मूव करेगा। इससे ज्यादा कहां मूव करेगा? इससे ज्यादा कहां मूव करेगा? इसीलिए 3 होता है। तो या तो ये एक्स एक्सिस में जा सकता है, या तो ये वाई एक्सिस में, या तो ये फिर जेड एक्सिस में। ट्रांसलेटरी मोशन 3 हो गया। क्या ये रोटेटरी मोशन करेगा? रोटेटरी मोशन करेगा, यस। ये एक तो वाई एक्सिस के अलोंग रोटेटरी मोशन करेगा, मतलब वाई एक्सिस आप ऐसा अगर माने हो, या फिर ये मान लो एक्स एक्सिस है ना। समझो, आपको हम समझाने की इधर थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास 2 पेन है, इधर ये रहा 2 पेन रहा, और मान लो ये मार्कर है, ठीक। आप समझिएगा ध्यान से, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस एंड इधर हम ले लेते हैं जेड एक्सिस, ठीक। ये रहा 3 एक्सिस हुआ, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। बन नहीं रहा जी, है ना परपेंडिकुलर। अब देखिएगा, ये मान लो एक्स एक्सिस में ऐसे रखा गया है, या वाई एक्सिस में, या फिर जेड एक्सिस में, एक एक्सिस में रखा गया है, ठीक। या तो ये वाई एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस है, ब्लैक पेन वाई एक्सिस, ये ब्लू पेन कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। ये मान लो ग्रीन पेन, ये जेड एक्सिस। अब ये तो अगर ऐसे रखा गया है, तो एक्स एक्सिस में रखा गया है ऐसे मान लो, तो एक तो ये वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, एक तो जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। क्या ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा? नहीं करेगा। मतलब डाईएटॉमिक जो है किसी 2 एक्सिस के अलोंग ही रोटेट कर सकते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना, 2 एक्सिस के अलोंग ही, क्योंकि ये तीसरा वाला जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तीसरा वाला। मतलब एक जो डाईएटॉमिक होते हैं वो जैसे ऐसे रख दियो ना, एक तो ये वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, एक तो ये जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर सकता, या फिर किसी भी एक एक्सिस के अलोंग मूव नहीं करेगा, 2 एक्सिस के ही अलोंग मूव करता है। इसका रोटेटरी मोशन जो होता है, रोटेटरी मोशन हमेशा याद रखिएगा 2 होता है। मतलब टोटल कितने मोशन किए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात करें, 3 + 2 5 प्रकार से मोशन कर सकता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। अब बात कर ले हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल मान लो ये रहा एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझिएगा। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल देखो दो प्रकार से यहां पर डिफाइन किए जाते हैं। एक प्रकार से तो ऐसे ऐसे, ये रहा, इस प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं। मतलब 3 इसमें मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक, 3 एटम है। या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। हम मान लेते हैं ऐसे ही समझ लेते हैं, या आप ऐसे भी लिखें जो हमने नीचे समझाया, बातें की ही है। ये आपका मॉलिक्यूल रखा गया है। ठीक, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल मूव कितने प्रकार से कर सकता है? एक तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में। मतलब इसका ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है वो 3 ही होता है। बात करें रोटेटरी मोशन, एक तो ये वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर सकता है, मतलब ये वाई एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस के भी अलोंग मूव कर सकता है एंड जेड एक्सिस के भी अलोंग मूव कर सकता है। मतलब जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग मूव कर सकते हैं। मतलब इसका जो रोटेटरी मोशन होता है, रोटेटरी मोशन दैट इज आल्सो 3। मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 3 + 3 6 होता है। अब बार बार हम नहीं बताएंगे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। याद कर लीजिए, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक के लिए 5 एंड पॉली एटॉमिक के लिए 6 होता है। याद हो जाने चाहिए आपको, मोनोएटॉमिक 3, डाई एटॉमिक 5 एंड ट्राई एटॉमिक के लिए 6। अब हम इसके लिए निकाल लेते हैं सीपी एंड सीवी की वैल्यू। सीपी एंड सीवी की वैल्यू, इसके लिए सीवी की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए सीवी की वैल्यू क्या होगी और इसके लिए सीवी की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर हम मोनोएटॉमिक के लिए सीवी की बात करें, फार्मूला क्या होता है सीवी और सीपी का, हमेशा याद रखिएगा। इसके लिए सीवी की वैल्यू निकालें, ये ध्यान दीजिएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ना, तो इसीलिए सीवी बोलते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर होता है तो सीपी बोलते हैं। इसकी वैल्यू आती है F/2 × R। F यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, तो 3/2 × R है। ठीक, एंड इसके लिए CV = F/2 × R, मतलब F की वैल्यू 5 है, 5/2 × R हो जाएगा। इसके लिए CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/2 × R, मतलब 3R हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? सीपी की वैल्यू निकालें, सीपी का फार्मूला आता है F+2/2 × R, ये फार्मूला होता है सीपी का। अगर हम इसमें निकालें तो F की वैल्यू क्या है 3, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, +2/2 × R, मतलब 3 + 2 5/2 × R होता है। हमेशा याद रखिएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी सीवी की वैल्यू, वो भी मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 × R एंड सीपी की वैल्यू होती है 5/2 × R। इसके लिए सीपी की वैल्यू निकालें तो F+2/2 × R, F की वैल्यू इधर है 5 +2/2 × R, मतलब 7/2 × R। इसके लिए निकालें सीपी की वैल्यू तो F+2/2 × R, मतलब F की वैल्यू है इधर 6 +2/2 × R, मतलब 6 + 2 कितना होता है 8, 8/2 मतलब 4R। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर लीजिए। और हमेशा याद रहना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। नोट कर लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने में, सीपी निकालने में, सीवी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ की। 17th क्वेश्चन पूछ रहा है मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। डायरेक्ट बता दो 3 होगा, याद है हम लोगों को, और कैसे होगा ये भी जानते हो, अब दिखाए थे। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ए ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तुरंत बता दो 6 होता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बताया जा रहा है ए मैन इज रनिंग ऑन ए 100 मीटर स्ट्रेट ट्रैक,
कोई मैन है, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा। बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कोई मैन है जो कि एक स्ट्रेट ट्रैक पे चल रहा है। मान लो ये मैन है, मैन का नाम क्या है, मैन। ये देखो 100 मीटर का ट्रैक है, स्ट्रेट ट्रैक, मतलब ए मैन इज रनिंग ऑन ए 100 मीटर स्ट्रेट ट्रैक। कोई मैन है जो कि 100 मीटर स्ट्रेट ट्रैक पे दौड़ रहा है, ये समझ लेना ध्यान से। इसमें कहा क्या जा रहा है कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द मैन इज, उस मैन के मोशन के अकॉर्डिंग कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उस मैन का। अरे भाई वो जब स्ट्रेट लाइन पे दौड़ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। ऑप्शन नंबर दिया जा रहा है 1 2 3 एंड 0, सब लोग चैट सेक्शन में लिखो। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। यस, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 1 ही होगा। क्यों, कोई मैन एक स्ट्रेट लाइन पे दौड़ रहा है तो एक ही डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड, एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। ऐसा नहीं कि मोनोएटॉमिक के लिए 3 होता था, तो मोनोएटॉमिक तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता था। कोई मैन है जो कि एक ही डायरेक्शन मोशन कर रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही होगा। मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की निकाला जाए तो ये 1 ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ सेल इन 6 डायमेंशनल फेज स्पेस इज h पावर 6 x पावर -6 h क्यूब या फिर h-3। सब लोग लिखो फटाफट से चैट सेक्शन में कि फेज स्पेस के लिए वॉल्यूम कितना होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का फेज स्पेस में वॉल्यूम कितना होगा। काफी बच्चों ने तो सही बताया, लेकिन काफी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, पावर 6 लिख दिए, बट ऐसा नहीं है। कोई भी फेज स्पेस है, भले ही इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, कोई रनिंग पार्टिकल है, कोई मान लिया स्ट्रेट पार्टिकल, इसको दर्शाने के लिए x, y, z, क्योंकि वो मोमेंटम और पोजीशन दोनों का मिक्सचर होता है ना, px, py, pz, ये 6 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। बट किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो होगा। मतलब h का क्यूब ही होगा, h क्यूब ही होगा, हमेशा ध्यान रखना। मतलब वॉल्यूम निकालना है, चाहे जिस स्पेस में हो, चाहे मोमेंटम स्पेस में हो, चाहे फेज स्पेस में हो, चाहे फिर पोजीशन स्पेस में हो, हमेशा वॉल्यूम h क्यूब ही होगा। ऐसा मत देखिएगा कि पोजीशन स्पेस में है तो h क्यूब है, मोमेंटम स्पेस में है तो h क्यूब है, फेज स्पेस में जाएगा तो h पावर 6 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv, स्पेसिफिक हीट, दोनों स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv ऑफ डायटोमिक गैस इज, इधर भी बहुत सिंपल की सी बात बताई जा रही है कि Cp और Cv का रेशियो क्या आएगा डायटोमिक के लिए। अभी हमने आपको बताया, ये देखो क्वेश्चन नंबर 21, Cp की वैल्यू डाई एटॉमिक के लिए कितना आया 7/2 इंटू आर, एंड Cv की वैल्यू डायटॉमिक के लिए 5/2 इंटू आर। अब Cp और Cv का रेशियो पूछ रहा है, ये देखिएगा द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, Cv एंड Cp का नहीं पूछ रहा, Cp एंड Cv, तो रेशियो निकालेंगे Cp पान Cv को, Cp की वैल्यू रखेंगे 7/2 इंटू आर डिवाइड बाई 5/2 इंटू आर, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 7/5 मतलब 1.40। तो Cp अपान Cv की वैल्यू कितनी आई 1.40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आप सही लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यहां से देखकर समझ लीजिए। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा, बोलो समझ में आ रही नहीं, सब बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे समझ में आ रहा है या नहीं 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस इज, डायटोमिक गैस के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी डाई एटॉमिक गैस के लिए। तो जब हम niकालेंगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी। तो जो टोटल एनर्जी होती है, हमेशा याद रखिएगा, टोटल एनर्जी फॉर डाई एटॉमिक गैस के लिए 5/2 इंटू KT होता है, क्योंकि आप जानते हो Cv की जो वैल्यू आती है वो 5/2 इंटू आर आती है। Cv के लिए जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो 5/2 इंटू KT होगी। और अगर यही हम बात करें होते मोनोएटॉमिक के लिए तो उसमें 3/2 इंटू KT आता था।
3/2 इंटू आर आता था, टोटल एनर्जी क्या होगी 3/2 इंटू के टी। अगर हम ट्राई एटॉमिक के लिए बात करें, ट्राई एटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा 3 के टी, याद रखिएगा हमेशा। मतलब अगर हम सिंपल से समझाएं, मोनो एटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक के लिए जो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये होगी 3/2 के टी, इसके लिए 5/2 के टी एंड इसके लिए 3 के टी, क्योंकि इसके लिए कितना होता था 3 इंटू आर होता था CV की वैल्यू, तो वही ये 3 के टी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एनी गैस, ये सभी को पता है हाफ के टी होना ही होना है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया जाए सभी गैस के लिए, चाहे जो भी गैस हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर पूछी जाए तो हाफ के टी ही होती है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा 23वां का। एंड 24th का क्वेश्चन दे रहा है कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल इज। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, नाइट्रोजन गैस के लिए, नाइट्रोजन गैस के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, मतलब एफ की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको अगर हम सॉल्यूशन देखें तो नाइट्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं N2, नाइट्रोजन गैस N2, ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस H2, यही तो होता है। तो नाइट्रोजन गैस N2 ये क्या दिखा रहा है, डाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक, अरे N2 क्या है, डाइएटॉमिक है, जैसे CO2 आया होता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्राइएटॉमिक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 ट्राइएटॉमिक है, बट ये N2 क्या है, डाइएटॉमिक, दो ही एटम तो होते हैं N में, N दो एटम से मिलके बना है डाइएटॉमिक। अब देखो डाइएटॉमिक के लिए क्या पूछा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डाइएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकाले थे 5, डाइएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकाले थे 5, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए, सी। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंसेम्बल विच अलाउ द सब सिस्टम टू एक्सचेंज एनर्जी द एंड नंबर ऑफ पार्टिकल विद द रिजर्वर इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पर कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल पूछा जा रहा है, तो माइक्रो कैनोनिकल होगा, ग्रैंड कैनोनिकल होगा या फिर कैनोनिकल होगा। तो आपको इसको बताने से पहले एक बार हमने फिर से बताना चाहिए, क्योंकि हम पहले से भी एक बार कैनोनिकल माइक्रो कैनोनिकल के बारे में हमने बताया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम चल रहे हैं बताने माइक्रो कैनोनिकल क्या होता है, कैनोनिकल क्या होता है एंड ग्रैंड कैनोनिकल क्या होता है। तो इसके बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो अपने आप क्वेश्चंस दे देंगे, चाहे जितने भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछे जाए आपको समझ में आ जाएगा, इतना नोट कीजिए। अब हम चलते हैं कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल के बारे में एकदम एक्सप्लेन में जानने, एक्सप्लेन में आप समझेंगे तभी समझ में आएगा, चाहे जितने भी क्वेश्चन हो। आज के इस लेक्चर में कुछ भी नहीं छूटने वाला, इस कैनोनिकल वाले से चाहे जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कवर हो जाएंगे। जैसे ये समझ में आ गया ना, डायटोमिक, ट्राइटोमिक एंड मोनोटोमिक। अभी हम एक क्वेश्चन बताते हैं, ऐसे सी पीक वैल्यू निकाल देते, सी पीक वैल्यू नहीं समझ में आता, वैसे हम तीनों को साथ साथ बताएंगे, सो नोट डाउन करें इतना। सो चलिए देख लेंगे जो इनसिंबल होता है हमारा, इनसिंबल, इनसिंबल, इनसिंबल किसे कहते हैं, इनसिंबल होता है हमारा कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम, आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट सिस्टम का कलेक्शन होता है। ये 3 प्रकार में डिवाइड होता है, 3 प्रकार में, कौन कौन से, आइए देख लेते हैं हम तीनों प्रकार। पहला होता है माइक्रो कैनोनिकल, दूसरा होता है कैनोनिकल एंड तीसरा होता है ग्रैंड कैनोनिकल। ठीक, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल। अब सबसे पहले हम माइक्रो कैनोनिकल के बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रो कैनोनिकल क्या होता है, ऐसा सिस्टम का कलेक्शन, ध्यान समझिएगा अभी सब समझ में आएगा, सिस्टम का ऐसा कलेक्शन जिसमें जो सिस्टम्स होते हैं उसमें क्या क्या सिमिलर रहे, एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी, वॉल्यूम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, एनर्जी, वॉल्यूम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, एनर्जी, वॉल्यूम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब ऐसा सिस्टम का कलेक्शन, कई सिस्टम रखेंगे ना जिसमें एनर्जी बराबर हो, वॉल्यूम बराबर हो और नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब सभी सिस्टम्स की एनर्जी बराबर होनी चाहिए
उसका कलेक्शन ही हमारा कहलाएगा। सभी का वॉल्यूम भी बराबर होना चाहिए और सभी में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी बराबर होने चाहिए, उसका कलेक्शन ही हमारा मैक्रो कैनोनिकल कहलाता है, मैक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। और ये जो होता है सेपरेटेड होता है इम्परमीबल, रिजिड, रिजिड मतलब ठोस होता है, इम्परमीबल मतलब जो आर पार ना हो सके, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर से आर पार नहीं हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर जाने के लिए रोक है। ये जो सेपरेटेड होता है, सेपरेटेड मतलब जो एक दूसरे से अलग अलग रखा गया है, देख रहे हैं अलग अलग रखा गया है, सेपरेटेड विथ रिजिड, रिजिड मतलब होता है ठोस, इम्परमीबल, इम्परमीबल, इम्परमीबल मतलब जो कि आर पार न, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स न जा सके। एंड इंसुलेटिंग वॉल, इंसुलेटिंग वॉल मतलब जो इन दोनों के बीच में जो दीवार है ये दिख रही है आपको, ये इंसुलेटेड है, मतलब चार्ज भी इसमें आदान प्रदान नहीं हो पाएंगे। समझ में आया? अगर हम यहीं पर बात करें कैनोनिकल की, कैनोनिकल की ये जो होता है ऐसे सिस्टम का कलेक्शन होता है जिसमें अब वॉल्यूम बराबर होनी चाहिए, वॉल्यूम हमारा वैसे तो बराबर है नहीं, दिख नहीं रहा, वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, टेम्परेचर सभी का बराबर हो T, वॉल्यूम सभी का बराबर हो, ठीक, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर हो सभी के। इसमें क्या था, एनर्जी था बराबर, और कैनोनिकल में क्या होता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो सेपरेटेड होता है मतलब ये सेपरेटेड है, यहां पर जो वाल्स हैं वो कंडक्टिंग वाल्स लगाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, सेपरेटेड, सेपरेटेड बाय इम्परमीबल, इम्परमीबल, रिजिड मतलब ठोस, रिजिड एंड कंडक्टिंग वाल, इतना अंतर होता है, यही चीज पूछा जाता है, कंडक्टिंग वाल मतलब यही पूछा जाता है कैनोनिकल में कौन कौन से बराबर होते हैं, टेम्परेचर बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है, या फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, एनर्जी वॉल्यूम या फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, या फिर एनर्जी वॉल्यूम एंड अभी आप पढ़ोगे केमिकल पोटेंशियल बराबर होता है, वो अगले वाले में जाता है, केमिकल पोटेंशियल वाला टर्म इसमें नहीं आता, उसमें टी म्यू बराबर होगा, ठीक। और अलग करने के लिए पूछ लिया जाता, दोनों में इम्परमीबल लगाया जाता है, मतलब इस वाल के द्वारा एक दूसरे में नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं जा सकते, बट इसमें जा सकते हैं, उसमें परमीबल होता है। ये रिजिड होते हैं, मतलब पूछ लिया जाता है रिजिड होता है नहीं होता, सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएंगे। ग्रैंड कैनोनिकल में क्या होता है, ये ऐसे सिस्टम का कलेक्शन होता है, ऐसे सिस्टम का कलेक्शन होता है जिसमें टेम्परेचर सभी का बराबर हो, वॉल्यूम सभी का बराबर हो, ठीक, एंड म्यू सभी में बराबर हो, वेयर म्यू इज केमिकल पोटेंशियल, बाकी सभी को आप जानते हो, वेयर म्यू इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल मतलब म्यू भी बराबर होना चाहिए, याद कर लेना, इसमें EVN, इसमें TVN, इसमें TV म्यू याद होना चाहिए। एनर्जी वॉल्यूम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर वॉल्यूम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड इधर टेम्परेचर वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। ये सेपरेटेड होता है, सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड, इसमें आर पार हो सकते हैं, मतलब ये वाल्स जो होता है परमीबल होता है, इसलिए देख पा रहे हैं ना, रिजिड तो होता है बट परमीबल होता है, इसलिए हमने डाटे से दिखा, परमीबल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से आर पार हो सकते हैं। पार कब होंगे, जब उसमें कुछ पॉइंट जाने के लिए होल होगा, तो होल दिखा जा रहा है, इसमें ये रिजिड है, पूरा एकदम भरा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, जगह नहीं है, इसमें नहीं जा सकता। सेपरेटेड बाय रिजिड, परमीबल, परमीबल एंड कंडक्टिंग वाल, इसमें भी कंडक्टिंग वाल लगता है, याद कर लीजिए, कंडक्टिंग वाल इसमें भी, कंडक्टिंग वाल इसमें भी,
और इसमें इनकंडक्टिंग वाल मतलब इंसुलेटिंग वाल, इनकंडक्टिंग तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, इंसुलेटिंग वाल। एंड ये सेपरेटेड होता है इम्परमीबल बट ये परमीबल होता है। ये EVN बराबर होता है, ये TVN बराबर होता है और ये हमारा TV म्यू बराबर होता है। बोलो सबको समझ में आया नहीं? आगे बढ़ा जाए। अब इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अब समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 25 और इससे रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा, इससे बाहर से कुछ पूछा भी नहीं जाता, इसलिए मैंने टोटल समझा दिया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 25 क्वेश्चन क्या है कि एन एनसेम्बल, ऐसा एनसेम्बल विच अलाउ द सब सिस्टम टू एक्सचेंज एनर्जी, जो कि एनर्जी को एक्सचेंज कर सके। और एनर्जी को एक्सचेंज कौन कर सकेगा? एनर्जी को एक्सचेंज किस में होगा? जिसमें कंडक्टिंग वाल्स होगा, मतलब वाल्स तो कंडक्टिंग होना ही है। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल विद द रिजर्वर, रिजर्वर के साथ, रिजर्वर समझते हो ना, हीट रिजर्वर, हीट का स्रोत जिसे बोलते हो। तो ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हीट रिजर्वर के साथ शेयर हो सके और हीट भी एक्सचेंज हो सके। वो कहां पर होगा? जब हीट एक्सचेंज होगा मतलब कंडक्टिंग वाल्स लगी होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तब बाहर निकलेगा या फिर तब शेयर होगा जब परमीबल वाल होगा। तो ये दोनों केस किस में होता है? परमीबल और कंडक्टिंग का। ग्रैंड कैनोनिकल में, ग्रैंड कैनोनिकल, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 25 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? अब बात करते हैं 26, मीन एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो मीन एनर्जी होती है वो कितनी होती है, ये पूछा जा रहा है। तो जो मीन एनर्जी होती है वो KT होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कंफर्म? कोई दिक्कत तो हो नहीं होगी, तो सिंपल सी चीज है। एंड फिर कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कहा जा रहा है कि एन एनसेम्बल इन विच द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट हो बट एनर्जी फ्लक्चुएट, एनर्जी फ्लक्चुएट करे। कौन सा सिस्टम कहलाएगा? मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कांस्टेंट है, मतलब सभी में नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, बट एनर्जी फ्लक्चुएट करे। एनर्जी किसमें सेम होती थी? अपने इस वाले में, जिसे हम मैक्रो कैनोनिकल बोलते थे, माइक्रो कैनोनिकल। बट कैनोनिकल में क्या होता था? टेम्परेचर होता था कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती थी। इसमें ऑप्शन दिया जा रहा है ग्रैंड कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल या ना आप दे। सिंपल सी बात है, कैनोनिकल मतलब कहा जा रहा है इसमें कि एन एनसेम्बल इन विच द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम इज कांस्टेंट बट एनर्जी फ्लक्चुएट इज कॉल्ड। इधर ये वाला ग्रैंड कैनोनिकल लिया नहीं जाएगा, और इसमें तो एनर्जी फ्लक्चुएट करती नहीं। इसमें जो हमने बताया मैक्रो कैनोनिकल में एनर्जी भी कांस्टेंट रहती। बचा हमारा कैनोनिकल, कैनोनिकल में टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है बट एनर्जी क्या है? फ्लक्चुएट कर जाती है। सिंपल सी चीज। काफी बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि इसको क्यों नहीं लिए। देखो बच्चों, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या इसमें फ्लक्चुएट कर, क्या इसमें कांस्टेंट है? नहीं है। इसमें टी, वी एंड म्यू कांस्टेंट है। मतलब ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहे, तो वो सिर्फ कैनोनिकल या माइक्रो कैनोनिकल में होता, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज किसी में नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। इसमें कहां होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट? मतलब ये दोनों ही लिए जाएंगे। फिर कह रहा है एनर्जी फ्लक्चुएट करे, एनर्जी इसमें कांस्टेंट होती है, इसमें फ्लक्चुएट करती है, तो कैनोनिकल हमारा हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फेज पॉइंट इन वेरियस रीजन ऑफ फेज स्पेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम देन द सिस्टम इज, मतलब यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फेज पॉइंट, किसी फेज पॉइंट के पाने की जो संभावना है इन वेरियस रीजन, भिन्न भिन्न क्षेत्र में ऑफ फेज स्पेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वो टाइम के इंडिपेंडेंट हो, टाइम पे डिपेंड ना करती हो, देन सिस्टम इज इन, तब सिस्टम होगा किसमें? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसको सब लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सब लोग चैट सेक्शन में लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे पढ़े हैं। तो चलिए मैं ही बता देता हूं
काफी बच्चे तो ऐसे गुमसुम बैठे रह गए इस क्वेश्चन को सुन करके। ये जो होता है अगर वो टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड करा, वो सिर्फ हम स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, ये याद रखिएगा। अगर वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो वो स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम तुरंत हो जाएगी, ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। तो इसी प्रकार हम स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 29 कि द बोल्ट्जमैन कैनोनिकल फार्मूला, फार्मूला तो ये ना इक्वल टू सी पावर माइनस बीटा ही। द यूनिट बीटा इज, यूनिट बीटा होती है दैट ऑफ टेम्परेचर, दैट ऑफ एनर्जी, रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर या फिर रेसिप्रोकल ऑफ एनर्जी। क्या जो बोल्ट्जमैन रिलेशन आपको बताया गया कि एन आई इक्वल टू सी पावर माइनस बीटा ही है, तो बीटा होता है एनर्जी का रेसिप्रोकल, टेम्परेचर का रेसिप्रोकल, या फिर आपका टेम्परेचर के बराबर या फिर एनर्जी के बराबर। तो आइए देखते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है। हम जानते हैं बीटा बराबर होता क्या 1/kT, तो ये टेम्परेचर का रेसिप्रोकल है। K इज ए कांस्टेंट, मतलब 1/kT, या फिर इसे लिख सकते हो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द T। तो ये किसके रेसिप्रोकल है? टेम्परेचर के। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम आर सेपरेटेड बाय वेल इंसुलेटेड वॉल। बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि कोई सिस्टम है जो कि सेपरेटेड है वेल इंसुलेटेड वॉल, इंसुलेटेड वॉल, कंडक्टिंग वॉल नहीं होना चाहिए, देन एंसेंबल इज नोन एज। अब देख पा रहे थे आप, जो हमें कैनोनिकल मिला था ये भी कंडक्टिंग वाल था, जो हमें ग्रैंड कैनोनिकल मिला था ये भी हमारा कंडक्टिंग वाल था। तो हमारा इंसुलेटेड सिस्टम ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जो कि इंसुलेटेड वाल जिसमें होगा प्रेजेंट? दैट इज ए माइक्रो कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्यूट राइट। 30 का ए ही सही होगा, क्योंकि उसमें नॉन कंडक्टिंग किसमें यूज होता है? माइक्रो कैनोनिकल में। दोनों में आपका कंडक्टिंग वाल यूज होता है। हमने बताया ना, जितने पॉइंट बता दिए इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट करा है इन कैनोनिकल इंसेंबल सिस्टम हैव सेम। कोई कैनोनिकल सिस्टम है जिसमें सेम होगा, कौन कौन सी वैल्यू? अब सिंपल सा आपको पता हो जानी चाहिए, अगर कोई सिस्टम कैनोनिकल है, कैनोनिकल इंसेंबल है, तो उसमें सेम क्या होगा? TVN। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रहा है? TVN में से कुछ दे रहा है। टेम्परेचर सेम होगा, हाँ। वॉल्यूम सेम होगा, हाँ। नंबर ऑफ पार्टिकल, हाँ। सभी तो सेम होगा, तो ऑल ऑफ द अबव लगा दो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अरे भाई देखो, टेम्परेचर भी सेम, वॉल्यूम भी सेम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं इन 2 डायमेंशनल फेज स्पेस ए 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल या फिर इलिप्स। मतलब सर्कल के द्वारा दिखाया जा सकता है, इलिप्स के द्वारा, स्ट्रेट लाइन के द्वारा, या फिर पैराबोला के द्वारा। कहा क्या जा रहा है कि इन 2 डायमेंशनल फेज स्पेस, 2 डायमेंशनल फेज स्पेस में जो 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा वो एक्सप्रेस किया जा सकता है इलिप्स के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा इलिप्स के द्वारा। इलिप्स क्या होता है? कोई भी सर्कल है, आप उसको दोनों तरफ से दाब लगाइए, इलिप्स हो गया, जिसकी 2 फोकाई होती है, सर्कल का एक सेंटर होता है। अगला क्वेश्चन करा है ए सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम हैज इट्स एंट्रोपी। कोई सिस्टम यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसकी एंट्रोपी 0 होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, या नन ऑफ द अबव। आप सभी जानते हो, यदि कोई थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, चाहे थर्मल हो चाहे जो सा भी इक्विलिब्रियम हो, अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। यदि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो एंट्रोपी भी मैक्सिमम होगी, तो ऑलरेडी ए भी मैक्सिमम होगी। तो उम्मीद करते हैं आज के इस क्लास में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम हो तो सब लोग चैट सेक्शन में लिख दो, प्रॉब्लम नहीं है, आगे चला जाए। आगे चलना क्या, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अनसॉल्व भी सॉल्व कराया जाएगा, साथ साथ सेकंड एंड थर्ड पेपर भी आपका जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। थर्ड तो चल ही रहा है, सेकंड भी जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, इसी तरह हम आपके अनसॉल्व भी सॉल्व करा देंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसकी
बहुत डिमांड रहती है, क्योंकि बच्चों का काफ़ी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हो जाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।